जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का ट्रांसलेशन का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग कई चीज़ों को पढ़ चुके हैं और उसी क्रम में आज आप लोगों के समक्ष मैं पास्ट परफेक्ट टेंस लेकर के आया हूं। फुल कॉन्सेप्ट है, रूल्स और एग्जाम्पल्स भी इसमें है। स्कूल और कॉम्पिटिटिव सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये आपका सीरीज है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ट्रांसलेशन के बिना इंग्लिश आपका रीडिंग तो हो जाएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग स्किल्स ये सभी आपके डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा अगर आप लोगों को बता दें कि अभी तक हम लोग इस सीरीज़ में क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो इस सीरीज़ से पहले बेटा हम लोगों का एक सीरीज़ चला था पार्ट ऑफ स्पीच का, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। पूरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए। वहाँ पर आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन ये सब कुछ दिया गया है। इसके बाद में बेटा डिस्क्रिप्शन में ही आप लोगों का एक इंग्लिश ट्रांसलेशन का भी लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है इंग्लिश ट्रांसलेशन। अगर आप लोग इसके पहले के वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप उसे भी देख लीजिए। वहाँ से आपको यूज़ ऑफ बी वर्ब, हैव वर्ब और आप लोगों को उसमें प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस और इसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस का टेंस पढ़ाया जा चुका है। ट्रांसलेशन उसके हो चुके हैं और एक एक टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू भी कराया गया है। आप समस्त वीडियोस को वहाँ डिस्क्रिप्शन में जो आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन का लिंक दिया गया है आप उससे देख सकते हैं। हालांकि सारे क्लासेस आपके उसी में दिए जा रहे हैं, उसी प्लेलिस्ट में ही आपको सब प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो चलिए बेटा, ये हम लोगों का रिकेप हुआ। आज मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसमें सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों तरीके का वाक्य मिलता है। इसमें कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें डबल क्लॉज होता है, तो उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग सिंपल वाला देख लेते हैं जिससे कि आसानी हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। बेटा, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें और इसे अपने मित्रों के पास आप लोग शेयर कर दें, जिससे कि वह लोग भी लाइव स्ट्रीमिंग में इसका पढ़ सकें और अपने डाउट्स को, अगर कोई डाउट है तो पूछ लें। आप लोगों को टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, वहाँ पर समस्त पीडीएफ आपको दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ आप लोगों को उसमें कोई भी अगर डाउट है तो आप वहाँ से अपना डाउट क्लियर भी कर सकते हैं, कन्वर्जेशन कर सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट मतलब होता है भूतकाल, भूत और या अतीत जो बीत चुका है। परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण और टेंस मतलब होता है काल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका अर्थ हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। अब इंट्रोडक्शन यानी पहचान देखते हैं कि हिंदी में हम वाक्य को पहचानेंगे कैसे। तो हिंदी में बेटा जब वाक्य की बात आती है तो कहा जाता है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, मतलब तीन कंडीशन यहाँ दिया गया, तीन चीज़ें कि या तो चुका था होगा या फिर चुकी थी होगी या फिर चुके थे होंगे, आदि शब्द आते हों, मतलब ये शब्द आते हों, अथवा वाक्य की क्रिया के अंत में आ ई ए की मात्रा के साथ, यहाँ यात्रा हो गया है, ये आपका मात्रा रहेगा, आ ई ए की मात्रा के साथ था, थी, थे भी आते हों तो वह वाक्य आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। यहाँ पर आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है कि या तो चुका था, चुकी थी, चुके थे होगा, या फिर क्रिया के अंत में आ ई ए की मात्रा के साथ था, थी, थे होंगे तो वो वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। एक चीज़ और ध्यान देना है कि इन वाक्यों में भूतकाल में कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, तो यहाँ पर वाक्य में भूतकाल में कार्य का पूरा होना पाया जाएगा। तो ये चीज़ें हम लोगों की पहचान थी। चलिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इसके और रूल्स को या एक्सरसाइज को, उन चीज़ों को भी देख लेते हैं। तो देखिए रूल्स क्या कह रहा है। पहले तो अफर्मेटिव सेंटेंस शुरू होगा, आप लोग इसके बारे में परिचित हैं कि सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस ही शुरू होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल ये है बेटा
अभी तक हम लोग जितनी भी मतलब पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ दें तो जितना भी टेंस पढ़े हैं, या तो सहायक क्रिया नहीं लगता है, या तो लगता है तो कोई ना कोई डबल लगता है। लेकिन यहाँ पर इस काल के वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ, मतलब चाहे जो भी कर्ता हो, सिंगुलर नंबर हो या फिर प्लूरल नंबर हो, सबके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं। क्या लगेगा? हैड लगेगा। और वही चीज़ उसी तरीके से इस काल के सभी वाक्यों में दूसरी चीज़ क्या है कि इस काल के सभी वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। क्या होता है? तो थर्ड फॉर्म होता है। और हेल्पिंग वर्ब हैड और मेन वर्ब क्या? थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की ओर। स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब है और ना ही कोई कन्फ्यूज़न है कि कहाँ कहीं जैसे पास्ट इंडेफिनिट में आप लोगों ने पढ़ा तो कहीं पर आपने देखा कि फर्स्ट फॉर्म लगा, तो कहीं पर आपने देखा सेकंड फॉर्म लगा। पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसमें भी उसमें भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो वो भी पढ़ाया जा चुका है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। स्ट्रक्चर में देखिए तो बेटा सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद में हैड है, हैड के बाद में फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ड है। क्या क्या चीज़ें हैं? तो सब्जेक्ट है, हैड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट होगा, फिर आपका अदर वर्ड होगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे कहा गया वह कहीं गया था। देखिए यहाँ पर क्रिया के अंत में आ की मात्रा के साथ में था, थी, थे हैं, तो क्या हो गया? गया था हो गया। अब कौन गया था? तो वह यानी ही हो गया। इसके बाद में यहाँ पर सबके साथ सहायक क्रिया हैड लगेगी, और क्या किया था? तो गया था। जाने की अंग्रेजी होती है गो, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गान। तो कहाँ गया था बेटा? तो कहीं पर, मतलब एनीवेयर। तो ये क्या हो गया? ही हैड गॉन एनीवेयर। ठीक है, अब देखते हैं अगला। मोहन और सोहन चाय पी चुके थे। इसमें अंत में देखेंगे तो इसमें आपको मिल रहा है चुके थे। इसमें क्या मिल रहा है? चुके थे। तो दोनों ही वाक्य पास्ट परफेक्ट में है, चाहे चुके थे हो, चाहे क्रिया के अंत में आ ई ए की मात्रा के साथ में था, थी, थे हों। तो देखते हैं, मोहन एंड सोहन, कौन चाय पी चुका था? तो मोहन और सोहन, दो हो गए ना, ये बहुवचन हो गया। ऊपर वाले में आपने देखा सिंगुलर नंबर था, और इसमें सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है। अब हैड लगेगा, और चाय पीना, काफ़ी पीना, इसके लिए टेक का प्रयोग करते हैं या फिर सिप का प्रयोग करते हैं। और उसी प्रकार से सिप, कौन सी सिप रहेगी? तो ये वाला सिप रहेगा, SIP वाला। नहीं तो आप लोग समझो कि जहाज वाला रहेगा, तो वो नहीं रहेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर टेक का प्रयोग करते हैं या तो, और ऐसे ही नाश्ता करना या दवा खाने के लिए भी टेक का प्रयोग किया जाता है। तो टेकन, टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टेकन, फिर टी, यानी मोहन एंड सोहन हैड टेकन टी। अब हम लोग बेटा देखते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस को। आशा है आपको अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा। तो चलिए निगेटिव में क्या देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस कह रहा है कि इस काल के नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय हैड के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि निगेटिव चाहे जिस टेंस का हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग होता है, और इस टेंस का निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की क्या है? तो हैड है। तो हैड के बाद में ही नॉट का प्रयोग किया जाएगा। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कह रहा है कि सब्जेक्ट होगा पहले, SUB मतलब सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में हैड होगा, फिर नॉट लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी जगह लगनी है। फिर क्या होगा? OB मतलब ऑब्जेक्ट, और OW का मतलब होता है बेटा अदर वर्ड। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस क्रम में हो जाएंगी। अब हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को, निगेटिव वाले एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। तो निगेटिव वाले एग्जाम्पल्स क्या कहते हैं? आज हमने चाय नहीं पिया था। देखिए यहाँ पर वाक्य के अंत में आ ई ए की मात्रा, मतलब क्रिया के अंत में आ ई ए की मात्रा के साथ था, थी, थे मिल रहा है। तो किसने नहीं पिया था? तो हमने। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वी है। अब इसके बाद में सहायक क्रिया हैड, और मुख्य क्रिया मतलब हैड के बाद में नॉट लगा करके तब मेन वर्ब लिखेंगे। अभी हमने बताया कि चाय या काफ़ी पीने के लिए टेक का प्रयोग करते हैं। तो वी हैड नॉट टेकन क्या? टी। और कब? तो आज, यानी टुडे। तो वी हैव नॉट टेकन टी टुडे। आशा है ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में ज़रूर बताना।
अब है उसने अपना पाठ नहीं याद किया था, इसके अंत में भी आ की मात्रा आ गई। तो उसने अपना पाठ नहीं याद किया था, तो किसने नहीं याद किया था, सब्जेक्ट चाहिए ना। तो किसने नहीं याद किया था, उसने। उसने के लिए क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। फिर क्या लगेगा, हैड लगेगा, ही के बाद में हैड लगेगा सहायक क्रिया, और उसके बाद नॉट लगेगा। फिर याद करना का होता है लर्न, और लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्नड। क्या नहीं याद किया था, तो अपना पाठ यानी हिज लेसन। तो ही हैड नॉट लर्नड हिज लेसन, उसने अपना पाठ नहीं याद किया था। ये बेटा निगेटिव वाला हो गया। देखिए ये आप लोगों का क्या हुआ, तो ये निगेटिव हुआ। अब देखते हैं हम लोग इसके बाद में इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आप लोग जानते हैं कि कई प्रकार के यहाँ पर स्ट्रक्चर होते हैं। तो कई प्रकार के स्ट्रक्चर में देखते हैं, पहले क्या वाले ध्यान रखना है। अभी जब इसका ये सिंपल वाला यानी साधारण वाक्य ख़त्म हो जाएंगे, तो इसमें आप लोगों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी मैं करवाऊंगा, जो कि इसमें पाए जाते हैं और वहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो उसको भी करवाया जाएगा। अंत तक ज़रूर जुड़े रहें, काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। अब कह रहा है कि क्या से शुरू होने वाले वाक्यों का अनुवाद हैड से शुरू करते हैं। क्यों हैड से शुरू करते हैं, क्योंकि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा, हैड है। और जब कोई वाक्य क्या से शुरू होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करते हैं। तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पूरे इसमें थर्ड फॉर्म ही लगना है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, यानी सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब देखते हैं अदर वर्ड मतलब होता है जो कुछ भी बचा हो। एग्जाम्पल्स को भी चलिए देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है, एग्जाम्पल्स कहता है कि क्या तुमने मुझे बुलाया था। देखिए बुलाया था मतलब आ ई ए की मात्रा के साथ में था थी थे। देखिए चुका था, चुकी थी, चुके थे भी होता है, लेकिन उसके एग्जाम्पल्स कम लिया गया है क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अगर आ ई ए की मात्रा के साथ था थी थे नहीं है तो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, और अगर आ ई ए की मात्रा के साथ था थी थे भी है तो वो आपका पास्ट परफेक्ट में होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हैड लिखेंगे क्योंकि है इसमें क्या से शुरू हो रहा है। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, आपका सब्जेक्ट यानी यू, किसने बुलाया था, तो उसने। फिर क्या किया था, तो बुलाया था, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसे बुलाया था, तो मुझे, ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या बना बेटा, हैड यू कॉल्ड मी। अगला कह रहा है कि क्या उन्होंने आज क्रिकेट खेला था। तो किसने खेला था, तो उन्होंने। अब यहाँ पर हैड पहले लगेगा तब फिर दे। अगर उसने होता तो ही लिखा जाता या सी लिखा जाता, और जब उन्होंने लिखा है तो हैड मतलब उन्होंने लिखा है तो दे लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे, प्लेड लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्या खेला था, तो क्रिकेट, और कब खेला था, तो आज, यानी हैड दे प्लेड क्रिकेट टुडे। क्या हुआ बेटा, हैड दे प्लेड क्रिकेट टुडे। ठीक है। अब इसके बाद में चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव के दूसरे फॉर्मेट को। तो दूसरा फॉर्मेट कह रहा है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, यानी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द होने पर सबसे पहले उन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों की इंग्लिश लिखते हैं। अगर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बेटा बीच में है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी को लिख देंगे। तो जब उन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखेंगे तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्यू डब्लू, क्यू मीन्स क्वेश्चन और डब्लू का मतलब क्या होता है, वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा, फिर सहायक क्रिया होगी हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। क्योंकि अब यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद होगा, और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वो पहले आएगा। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, तो एग्ज़ाम्पल को भी तो देखना है। तो चलिए चलते हैं और एग्ज़ाम्पल को हम लोग देखते हैं। एग्ज़ाम्पल्स कह रहे हैं कि राहुल कल कहाँ गया था। तो कौन कहाँ गया था बेटा, राहुल। अब राहुल के लिए क्या मतलब देखिए, सबसे पहले कहाँ यहाँ पर आपको बीच में मिल रहा है, तो बीच में है तो क्या करेंगे, व्हेयर लिखेंगे। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, हैड लिखेंगे, और कौन गया था, तो राहुल। अब यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिख लीजिए,
उसके बाद फिर अच्छा एक चीज़ यहाँ बेनिफिट है, बेनिफिट इसमें ये है कि आपको ये नहीं देखना है कि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में आप थे तो हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा, इसके लिए सब्जेक्ट पहले ढूंढना था। आप इसमें सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखिए, फिर हैड तुरंत लिख लीजिए, उसके बाद फिर आप सब्जेक्ट ढूंढिए। तो क्या होगा, वेयर हैड राहुल, अब गया था तो जाने की अंग्रेजी गो होती है और गो का थर्ड फॉर्म गान होता है। फिर क्या हो जाएगा, एस्टरडे, यानी वेयर हैड राहुल गान एस्टरडे। अगला है बेटा, उन्होंने तुम्हें क्यों पीटा था, तो किसने पीटा था, उन्होंने। तो क्यों बीच में है ना, तो बीच में है तो इसको सबसे पहले लिख लो, वाई हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हैड लिख देंगे। अब किन्होंने किसने पीटा था, तो उन्होंने यानी दे हो गया। और क्या किया था, तो पीटा था, तो पीटने की अंग्रेजी बीट, और बीट का थर्ड फॉर्म होता है बीटन। तो वाई हैड दे बीटन यू, ये आपका बन गया किसका, दूसरे वाले का। अब चलते हैं हम लोग इधर पास्ट परफेक्ट के तीसरे वाले फॉर्मेट पर, इंट्रोगेटिव में। तो ये कह रहा है कि प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक होने पर, मान लीजिए कोई वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जा रहा है लेकिन नहीं भी लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग कर देंगे। कहाँ पर करेंगे बाबू, सब्जेक्ट के बाद में। स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, उसके बाद में फिर हैड हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर नॉट हो जाएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में फिर आपका ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड। ये चीज़ें आप लोगों की हो जाएंगी। अब चलते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की ओर। तो इसके एग्जाम्पल्स पर क्या कह रहा है, इसका एग्जाम्पल कह रहा है कि उसने तुम्हें अपने घर पर क्यों नहीं बुलाया था। क्या कहा गया, उसने तुम्हें अपने घर पर क्यों नहीं बुलाया था। देखिए यहाँ प्रश्नवाचक शब्द आपका लगा हुआ है क्यों, तो सबसे पहले व्हाई लिख लीजिए और हैड भी लिख लीजिए, सब्जेक्ट भी, मतलब अब सब्जेक्ट चाहिए। तो किसने बुलाया था, उसने, तो उसने के लिए ही लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है, तो नॉट इसके तुरंत बाद, तो व्हाई हैड ही नॉट, बुलाने का होता है कॉल, और उसका थर्ड फॉर्म कॉल्ड। तो व्हाई हैड ही नॉट कॉल्ड, किसी ने, तो तुम्हें नहीं, यू, कहाँ पर, अपने घर पर, एट हिज होम। तो व्हाई हैड ही नॉट कॉल्ड यू एट हिज होम। अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल, क्या तुमने आज चाय नहीं पिया था। तो देखिए यहाँ पर क्या पहले है, इसलिए हैड से ही शुरू करेंगे। किसने नहीं पिया था, तो तुमने यानी यू। देखिए यहाँ पर नहीं भी है, प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक है, तो अब नॉट लगा लेंगे। फिर चाय पीने के लिए टेक होता है, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, तो टेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन। और क्या नहीं पिया था, तो चाय यानी टी टुडे, हैड यू नॉट टेकन टी टुडे। अब बेटा देखते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं, अगला रूल देखते हैं कि क्या है। तो अगला फॉर्मेट ये है कि वाक्य में कौन या किसने, जैसे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कौन हो सकता है या फिर किसने, होने पर सबसे पहले क्या करेंगे, हु लिखेंगे। तो सबसे पहले हु लिखकर हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कौन या किसने लिखेंगे, उसके बाद में फिर हु लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, जैसे देखिए स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं, तो हु प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद तो ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड होता ही है। तो अब देखते हैं बेटा हम लोग एग्जाम्पल्स की ओर। और एग्जाम्पल्स क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल कहता है कि यह कुर्सी किसने तोड़ी थी। कौन सी चीज़, तो यह कुर्सी। अब देखिए किसने लगा है ना, किसने लगा है। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हु लिखिए, उसके बाद हैड लिख दिए। अब जब सब्जेक्ट है नहीं तो सीधे वर्ब के थर्ड फॉर्म पर चलिए। अगर नहीं लगा होगा तो नॉट लिखेंगे। तो क्या करेंगे, हु हैड ब्रोकन, ब्रेक का थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन, और कुर्सी टूटेगी तो झटके से टूटेगी, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक का प्रयोग होगा। खींच करके टूटता तो प्लग का प्रयोग होता। दिस चेयर, यानी हु हैड ब्रोकन दिस चेयर। अब देखिए और कह रहे हैं अपना गृह कार्य कौन नहीं पूर्ण कर चुका था, इसमें क्या है, कौन लगा हुआ है।
तो कौन के लिए सबसे पहले हु लिखा गया, फिर हैड लिखा गया, और नहीं भी है तो इसलिए नॉट भी लिख दिया गया, हु हैड नॉट। अब देखिए पूरा करने का होता है कंप्लीट, और कंप्लीटेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है नहीं, तो अब हम लोग नॉट लिखने के बाद थर्ड फॉर्म पर चले। अब क्या नहीं पूरा किया था, तो अपना गृह कार्य। यहाँ पर बेटा वर्क नहीं होगा, होमवर्क होगा। आपको ये पता है क्या हो जाएगा, तो होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। हो यानी हु हैड नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। चलिए, अभी मैंने कहा था कि इसमें हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाले भी होंगे, तो अब हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को देखते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कह रहा है कि इस काल के कुछ वाक्यों में दो कार्यों का होना पाया जाता है। बेटा इसमें ऐसे वाक्य भी होते हैं जिसमें दो दो कार्य होते हैं, यानी दो दो फाइनाइट वर्ब होता है, या हम कह सकते हैं कि दो क्रियाएं होती हैं। तो जो कार्य पहले होता है उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। मतलब दोनों कार्य एक साथ नहीं होगा, कोई एक कार्य पहले होगा और एक कार्य बाद में होगा। तो जो भी काम पहले होगा उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट में, तथा जो कार्य बाद में होता है उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ये ध्यान रखना है कि दो कार्य होगा तो जो कार्य पहले हो रहा है उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में हो रहा है उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। और देख लेते हैं, एक ये रूल है। दूसरा रूल ये है इसमें कि ऐसे वाक्यों में एक प्रिंसिपल क्लाज मतलब होता है मुख्य उपवाक्य, तथा एक सबऑर्डिनेट क्लाज मतलब आश्रित पदीय उपवाक्य होता है। अब बेटा आप लोग सोचेंगे सर जी ये प्रिंसिपल क्लाज क्या है या सबऑर्डिनेट क्लाज क्या है। तो प्रिंसिपल क्लाज यानी मुख्य उपवाक्य वह उपवाक्य होता है जो वाक्य में अपना अर्थ स्वतंत्र रूप से पूरा कर सकता है। उपवाक्य की बात करें तो उपवाक्य क्या होता है, यह वाक्य का एक हिस्सा होता है, भाग होता है। तो जो अपना अर्थ स्वतंत्र पूरा करेगा उसे हम प्रिंसिपल क्लाज कहेंगे, और जो अपना अर्थ स्वतंत्र रूप से नहीं पूरा करेगा, अपना अर्थ पूरा करने के लिए प्रिंसिपल पर निर्भर होगा, उसे हम लोग सबऑर्डिनेट क्लाज कहेंगे। देखिए प्रिंसिपल क्लाज को इंडिपेंडेंट क्लाज भी कहा जाता है और सबऑर्डिनेट क्लाज को डिपेंडेंट क्लाज भी कहा जाता है। अब देखिए प्रिंसिपल क्लाज का अनुवाद पहले करेंगे और सबऑर्डिनेट क्लाज का अनुवाद बाद में करते हैं। जो आपका प्रिंसिपल क्लाज है उसका अनुवाद पहले होगा और सबऑर्डिनेट क्लाज का अनुवाद बेटा बाद में होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद में यहाँ से कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन, मतलब किसी भी प्रकार का परिवर्तन कहाँ करेंगे, तो प्रिंसिपल क्लाज में करते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का परिवर्तन प्रिंसिपल क्लाज में करते हैं। और मतलब परिवर्तन कैसा हुआ, परिवर्तन मतलब जैसे मान लीजिए निगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगाना है तो नॉट आपका प्रिंसिपल क्लाज में ही लगेगा। इंट्रोगेटिव है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है तो वो भी आपका इंट्रोगेटिव में होगा, मतलब प्रिंसिपल क्लाज में ही होगा। तो यानी सारे प्रकार परिवर्तन जो है वो प्रिंसिपल क्लाज में होगा। और पूर्व या पहले के लिए मैंने कहा था ये एक काम पहले होगा एक बाद में, तो पहले दर्शाने के लिए तो पूर्व का प्रयोग होगा या पहले का प्रयोग होगा, उसके लिए बिफोर होगा, और बाद या पश्चात के लिए आफ्टर का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर वाक्य में पूर्व लगा है या पहले लगा है तो बिफोर, और बाद लगा है या पश्चात लगा है तो उसके लिए आफ्टर। अब चलते हैं हम लोग, देखिए इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। आप अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों का इसी चैनल पर पढ़ाया गया है। आप लोग पहले पास्ट इंडेफिनिट को भी पढ़ लेना, अभी जब क्लास ख़त्म होगी तो आप लोग पास्ट इंडेफिनिट को भी पढ़ लेना। तो देखिए एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है बेटा, एग्जाम्पल्स कह रहे हैं कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब अगर हम इसमें बात करें तो देखिए एक तो है डॉक्टर का आना, मतलब डॉक्टर के आने एक काम ये हुआ, और दूसरा काम क्या हुआ, रोगी मर चुका था। तो बेटा यहाँ पर दो काम हो रहा है, एक काम है कि डॉक्टर आए और दूसरा काम है कि रोगी मर गया। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर हम इसको देखें तो ये अपना अर्थ पूरा करने के लिए दूसरे पर निर्भर हो रहा है, उसके बिना ये अपना अर्थ नहीं पूरा कर रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाज होगा।
और अगर हम इसकी बात करें कि रोगी मर चुका था, तो ये निर्भर नहीं है, ये स्वतंत्र है, इसलिए ये क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा। काम कौन सा पहले हुआ, पहले डॉक्टर आया कि पहले रोगी मरा? तो अगर हम लोग देखेंगे तो पहले रोगी मरा है, डॉक्टर साहब तो बाद में आए हैं। क्या कह रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो बेटा यहाँ पर पहले कौन सा काम हुआ, तो पहले रोगी मर गया था। अब यहाँ देखिए से पहले लगा हुआ है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में जो लिखा हुआ है रोगी मर चुका था, इसी को पहले अनुवाद बनाएंगे। तो द पेशेंट और पास्ट परफेक्ट में, ये वाला किस में बनेगा, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में, और इधर जो ये काम बाद में हो रहा है इसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो अब क्या करेंगे, द पेशेंट हैड डाइड, मतलब रोगी मर चुका था। उसके बाद में बिफोर लगाएंगे जो आपका कंजक्शन है, और फिर कब मरा था, तो डॉक्टर के आने से पहले, यानी द डॉक्टर केम। देखिए आपने देखा कि जो काम पहले हुआ उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में किया गया ना। अब हम लोग चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। तो इसमें क्या कह रहा है, उसके यहाँ आने के बाद मैं चला गया था। तो देखिए एक काम तो यहाँ हुआ उसके यहाँ आने का, और दूसरा काम इसमें क्या हुआ, मेरे चले जाने का। दो काम हो रहा है। तो पहला काम क्या हुआ, उसके यहाँ आने का, और दूसरा काम क्या हुआ, मेरे चले जाने का। तो जब हम लोग इसमें देखेंगे तो बेटा पहले कौन सा काम हो, पहले वह यहाँ आया कि पहले मैं चला गया, तो पहले क्या हुआ, पहले वह आया। तो ये काम आपका बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसका अनुवाद होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। और ये वाला काम बाद में हुआ है, इसलिए इसका काम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। अब देखिए अपना अर्थ स्वतंत्र कौन पूरा कर रहा है, तो मैं चला गया था, इसको किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि उसके यहाँ आने, तो ये निर्भर हुए बिना अपना अर्थ पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपका ये वाला है प्रिंसिपल क्लॉज, और ये वाला आपका है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसके बाद में अनुवाद कहाँ से शुरू करेंगे, तो प्रिंसिपल क्लॉज से, यानी मैं चला गया था, बनना है पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या बनेगा, आई। अब जाने का होता है गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, तो क्या हो जाएगा, आई वेंट, मतलब मैं चला गया। कब भैया, तो आफ्टर यानी बाद में, ही हैड, ये पास्ट परफेक्ट में बन रहा है, उसके यहाँ आने, तो क्या होगा, ही हैड कम हियर, यानी आई वेंट आफ्टर ही हैड कम हियर। देखिए कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है। तो इस प्रकार से आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं यहाँ पर एक आपको मैं ट्रिक बता दूं कि ऐसे वाक्यों में बेटा जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो हमेशा बाद में ही होता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में पहले होता है। इंग्लिश में प्रिंसिपल क्लॉज पहले होगा और हिंदी में ऐसे वाक्यों में प्रिंसिपल क्लॉज बाद में होगा। अब अगर वाक्य में आपका से पहले या से पूर्व लगा हुआ है तो प्रिंसिपल क्लॉज यानी जो बाद वाला है इसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट में करेंगे। किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। लेकिन अगर वाक्य में आपके के बाद लगा हुआ है तो इधर वाले का अनुवाद आप करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये आप शॉर्ट ट्रिक याद रखिए। ट्रिक मतलब कि आप इसको भूलना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए आप ट्रिक के रूप में याद रखिए कि अगर पहले लगा हुआ है तो इसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और अगर बाद में लगा हुआ है तो इसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। और दोनों का आप पहले ही, चाहे पहले लगा हो चाहे बाद में लगा हो, अनुवाद आप इधर वाले से ही शुरू करेंगे। चलिए और हम लोग देख लेते हैं। तो और एग्जाम्पल्स में बेटा यहाँ से परिवर्तन वाला देख लेते हैं। परिवर्तन मतलब जैसे यहाँ पर क्या है, मेरे घर पहुँचने से पहले पिताजी कार्यालय नहीं गए थे, तो इधर वाले का ही बनेगा, पिताजी कार्यालय नहीं गए थे। पहले मैंने बताया कि उधर से ही शुरुआत करेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले कौन नहीं गया था, अच्छा पहले लगा हुआ है, मतलब ये वाला पास्ट परफेक्ट में बनेगा। किस में बनेगा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। तो जब इसका अनुवाद हम लोग शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, कौन नहीं गया था, तो पिताजी यानी द फादर। अब पास्ट परफेक्ट में है तो हैड नॉट लगेगा, उसके बाद में गान लगेगा। क्या लगेगा, हैड नॉट, और उसके बाद में गान। अब गान के बाद में कहाँ, तो कार्यालय यानी टू ऑफिस। द फादर हैड नॉट गॉन टू ऑफिस। और अब यहाँ पर हम लगाएंगे बिफोर, और उसके बाद में मेरे घर पहुँचने, तो किसके, मेरे यानी आई। कहाँ पर भैया, रीच्ड यानी पहुँचना। फिर कहाँ, तो होम यानी कि घर।
तो मेरे घर पहुंचने के पहले वह मतलब पिताजी कार्यालय नहीं गए थे। आपने देखा कि नॉट का प्रयोग आपका प्रिंसिपल क्लॉज में ही किया गया है। अब हम लोग चलते हैं तो इधर देखिए, मेरे आने के बाद तुम नहीं मिले थे। इसमें देखिए प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा बाद वाला ही होता है, लेकिन यहाँ पर काम भी बाद में हुआ है। मतलब हिंदी वाक्य में पीछे जो बाद वाला क्लॉज होता है वही प्रिंसिपल क्लॉज होता है। और इस वाक्य में आप लोग देखें तो बाद में क्या है, तुम नहीं मिले थे, और ये काम भी बाद में हुआ। पहले मैं आया, बाद में तुम नहीं मिले। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यू। अब ये काम पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा क्योंकि ये काम इस वाक्य में बाद में हो रहा है। तो इसका अनुवाद करेंगे यू, और पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव में, चूँकि प्रिंसिपल क्लॉज में ही परिवर्तन करना है इसलिए नेगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट के रूल के तहत करेंगे, क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट में ही तो बन रहा है। तो क्या किया बेटा, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा कि यू, उसके बाद में फिर डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार लगाएंगे तो क्या होगा, डिड नॉट होगा। और फिर मिलना का होता है मीट, जब डिड नॉट लग गया तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यू डिड नॉट मीट। अब कब, तो आफ्टर आई हैड कम। आशा है आपको समझ में आ गया होगा और कन्फ्यूज़न कोई ना रह जाए, इसलिए मैंने और भी एग्जाम्पल्स लिए हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कहा गया कि क्या अपना गृह कार्य पूर्ण करने से पहले तुम सो चुके थे। देखिए इसके पहले एक देखिए यहाँ पर तो कह रहा है क्या अपना गृह कार्य पूर्ण करने, और दूसरा कह रहा है तुम सो चुके थे। अभी तक हमने जो भी वाक्य आपको कराया डबल क्लॉज वाले में, या कह सकते हैं दो कार्य वाले में, उसमें आपने एक चीज़ देखा होगा, एक चीज़ कॉमन था कि दोनों तरफ सब्जेक्ट अलग था, दोनों तरफ का प्रेडिकेट अलग था। लेकिन इस वाक्य में सब्जेक्ट भी एक ही है, प्रेडिकेट तो अलग अलग है। तो अब यहाँ पर जब एक बार ही सब्जेक्ट होता है तो हिंदी में दो दो बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इंग्लिश में आपको दोनों बार लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए पहले लगा हुआ है, पहले लगा हुआ है तो ये प्रिंसिपल क्लॉज यही है, और इसका अनुवाद किस में होगा, तो पास्ट परफेक्ट में होगा। किस में होगा बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो सबसे पहले, और परिवर्तन भी इधर ही होना है तो हैड लगाएंगे, हैड यू। स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है सेलेप्ट, यानी क्या तुम सो चुके थे, इतना बन गया। अब बचा क्या, तो उससे पहले लगा लीजिए बिफोर। उसके बाद में अपना गृह कार्य पूर्ण करने से, देखिए इधर तो हमने एक बार यू लिया लेकिन दोबारा फिर लेना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में आपका एक ही सब्जेक्ट से अगर दोनों उपवाक्य बन रहे हैं तो वहाँ पर दो बार सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो यू कंप्लीटेड, अब ये पास्ट इंडेफिनिट में बन रहा है ना, ये वाला पास्ट इंडेफिनिट में बन रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, यानी हैड यू स्लेप्ट बिफोर यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, ये आपका हो गया। अगला देखते हैं, क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी गई थी। अब इसमें प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, तो गाड़ी गई थी। कब, तो पहुंचने के बाद, मतलब बाद में हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। अब देखते हैं तो यहाँ पर बेटा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा तो क्या लगा हुआ है और क्या के अनुसार सहायक, मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल पास्ट इंडेफिनिट में डिड पहले आएगा तो डिड द ट्रेन गो, फिर आफ्टर लगाएंगे। उसके बाद में तुम्हारे स्टेशन पहुँचने, यानी यू, यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने एक मिस कर दिया, यहाँ पर आपका हैड होना चाहिए यू के बाद में। तो यू हैड रीच्ड स्टेशन, यानी क्या बना बेटा, डिड द ट्रेन गो आफ्टर यू हैड रीच्ड द स्टेशन। थोड़ा सा एरर हो रहा है तो आप लोग इस पर ध्यान देते रहें, और वैसे भी मैं प्रयास करता हूँ, आप लोग भी देख रहे होंगे कि पहले की अपेक्षा अब गलतियाँ टाइपिंग में बहुत कम हो रही हैं, या ना के बराबर हो रहे हैं, कभी कभार हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला। अब अगले वाले में आप लोग यहाँ से देखिए, उसके यहाँ आने से पहले तुम कहाँ गए थे। तो यहाँ पर देखो प्रश्नवाचक शब्द, जब पहले लगा है तुम कहाँ गए थे, यही प्रिंसिपल क्लॉज है, इधर पहले मिल रहा है तो इसका अनुवाद किस टेंस में होगा, तो पास्ट परफेक्ट में होगा, और इसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में होगा। शुरुआत हमें इधर से ही करना है, तो जब इधर से ही शुरुआत करना है तो सबसे पहले व्हेयर लिख लो, हैड लिख लो, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में बन रहा है तो व्हेयर और हैड दोनों लगेगा। अब कौन गया था, तो तुम यानी यू, और जाना का होता है गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गान। व्हेयर हैड यू गान। अब लगा लीजिए भैया बिफोर, और उसके बाद बचा क्या, उसके यहाँ आने, तो ही
केम हियर, यानी वेयर हैड यू गॉन बिफोर ही केम हियर। यहाँ देखिए, मेरे पढ़ाने के बाद तुमने क्यों नहीं पढ़ा था। क्यों भी है, नहीं भी है और बाद है, तो ये वाला आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और ये वाला आपका क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज का अनुवाद पहले होगा, परिवर्तन भी सब यही होंगे। काम पहले हुआ है मेरे पढ़ाने का और तुम्हारे पढ़ने का काम बाद में हुआ है, तो इसलिए बेटा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में और सबसे पहले वो लिखेंगे व्हाई। पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया होती है डिड। अब किसने नहीं पढ़ा था, तो तुमने यानी यू। व्हाई डिड यू नॉट, और पढ़ना का क्या होता है, रीड, तो व्हाई डिड यू नॉट रीड, और आफ्टर लगा लीजिए, फिर इधर वाला लिख लीजिए मेरे पढ़ाने, तो ये पास्ट परफेक्ट में बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, आई हैड टॉट। व्हाई डिड यू नॉट रीड आफ्टर आई हैड टॉट। आप देखते हैं, और आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बता दीजिए कमेंट में। अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है तो मैं कमेंट के माध्यम से दूर कर दे रहा हूँ, और अगर आपका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो अगली क्लास में मैं पुनः वही चीज़ समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए देखते हैं, या समझा दूँगा। अब फिर क्या है, अध्यापक के जाने के बाद कुर्सी किसने तोड़ी थी। देखिए यहाँ बाद लगा हुआ है और है क्या, कुर्सी किसने तोड़ी थी। हु वाला वाक्य है, याद आया ना, बाद में है तो काम होगा, ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। किस में बनेगा बेटा, तो ये आपका बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, बाद में हो रहा है इसलिए। और इधर की बात करें तो ये काम पहले हो रहा है, इसलिए इसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। काम क्या हुआ है, कुर्सी तोड़ने का काम बाद में हुआ है, प्रिंसिपल क्लॉज वही है, तो शुरुआत करते हैं हु सबसे पहले। और पास्ट इंडेफिनिट में आप लोगों को याद होगा कि हु वाले वाक्य में सहायक क्रिया नहीं लगती है, बल्कि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो हु ब्रोक, ब्रेक का सेकंड फॉर्म होता है ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो हु ब्रोक द चेयर। हु ब्रोक द चेयर यानी कुर्सी किसने तोड़ी थी, आफ्टर द टीचर हैड गॉन, मतलब अध्यापक के जाने के बाद। तो ये आप लोगों का हो गया। एक और देख लेते हैं, माली के आने से पहले फूल किसने तोड़ा। अब यहाँ देखो, यहाँ पहले लगा हुआ है लेकिन है वही सब फॉर्मेट। तो पहले काम क्या हुआ, पहले फूल तोड़ने का काम हुआ, किसी ने फूल तोड़ लिया, माली बाद में आया। तो अब माली क्रोधित है, पूछ रहा है किसने तोड़ा। अच्छा, ये वाला बेटा आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और इसी का अनुवाद पहले होगा, पास्ट परफेक्ट में ये बन भी रहा है क्योंकि काम भी पहले हो रहा है। तो क्या होगा, सबसे पहले हु, फिर हैड। अब देखो यहाँ मैंने तोड़ने की अंग्रेजी, कुर्सी तोड़ने के लिए ब्रेक का प्रयोग किया और फूल तोड़ने के लिए प्लग का, क्योंकि जब कोई चीज़ झटके से टूटती है तो उसके लिए ब्रेक लगता है। तो बेटा कुर्सी टूटेगी तो खींच करके तो तोड़ी नहीं गई है, तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, इसलिए इसमें हम लोग प्लग्ड का प्रयोग किए। जब खींच कर तोड़ा जाएगा तो प्लग। तो हु हैड प्लग्ड द फ्लावर, किसने फूल तोड़ा था या फूल किसने तोड़ा था। फिर लगाएंगे बिफोर, और बिफोर के बाद में द गार्डनर केम यानी माली आया था। देखिए ये हमारा आज का महत्वपूर्ण क्लास रहा है। थोड़ा सा यहाँ से और देख लेते हैं, कौन सा, कौन सी, कौन से वाले। तो इसमें भी उसी प्रकार से होगा। देखो पहले लगा हुआ है, कह रहा है मेरे यहाँ आने से पहले तुम कौन सी किताब पढ़ चुके थे। ये आपका काम पहले हो रहा है, बनेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में। प्रिंसिपल क्लॉज भी यही है, तो अनुवाद इधर से ही शुरू होगा। अच्छा, कौन सा, कौन सी, कौन से के लिए हुईच लेते हैं, और इससे संबंधित संज्ञा शब्द, तो इससे संबंधित संज्ञा क्या है, किताब है, तो हुईच बुक। उसके बाद में अब आप पास्ट परफेक्ट में बन रहा है तो हैड लगा दीजिए, क्योंकि काम पहले हो रहा है, जब मैं आया तो उस समय तुम पढ़ चुके थे। तो अब क्या करेंगे, व्हिच बुक हैड यू रीड, तुम कौन सी किताब पढ़ चुके थे। उसके बाद बिफोर लगाइए और इधर वाले का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में कर दीजिए, तुम्हारे यहाँ, मेरे यहाँ आने यानी आई, आना का होता है कम, कम का सेकेंड फॉर्म केम, और कहाँ, तो यहाँ यानी हियर। व्हेन मतलब व्हिच बुक हैड यू रीड बिफोर आई केम हियर। फिर है तुम्हारे स्कूल पहुँचने के बाद किसका बैग खुल चुका था। इसमें भी आपका प्रिंसिपल क्लॉज यही है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी भिन्नता है। काम यहाँ पर बाद में हुआ है तो इसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में होगा,
और ये वाला काम पहले हुआ है तो इसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट में होगा। अब देखते हैं, जैसे कह दिया जाए तो ये पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट में बन रहा है तो सबसे पहले हुज लिखेंगे किसका के लिए, और उससे संबंधित संज्ञा शब्द है बैग, तो क्या करेंगे हुज बैग। पास्ट इंडेफिनिट में बन रहा है तो डिड लगाएंगे, फिर ही लिखेंगे। और खोलने का होता है ओपन, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो हुज बैग डिड ही ओपन, आफ्टर लगा लीजिए के बाद के लिए, और बचा क्या तुम्हारे स्कूल पहुंचने, तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो गया, यू और हैड लगा और रीच्ड, पहुंचना का रीच होता है उसका थर्ड फॉर्म रीच्ड स्कूल, यानी हुज बैग डिड ही ओपन आफ्टर यू हैड रीच्ड स्कूल। तो इस प्रकार से बेटा ये हम लोगों का एक महत्वपूर्ण सीरीज रहा है। अगर अभी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर आप इस क्लास को एक बार और देख लें, वह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर इसी समय आप एक बार और देख लेते हैं। अब बेटा अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। अब जब आप शेयर भी कर दें तो थोड़ा सा एक काम और कर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी, ये चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। आपका फीडबैक देख करके ही मेरी एनर्जी बनी रहती है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।